8 स्टेज पाइपलाइन में यह उस 6 स्टेज पाइपलाइन का एक और उन्नत संस्करण है। तो यह ARM11 कोर में उपलब्ध है। तो वे 2 नई फीचर इंट्रोड्यूस की गई हैं। पहली इंस्ट्रक्शन पहली शिफ्ट ऑपरेशन है। तो शिफ्ट ऑपरेशन को अलग पाइपलाइन स्टेजेस में विभाजित किया गया है। तो आपको याद है कि ARM आर्किटेक्चर में हमने दिखाया कि ALU से पहले एक बैरल शिफ्टर है। तो हम हमेशा एक अलग पाइपलाइन स्टेज में शिफ्ट ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से ARM11 आर्किटेक्चर में एक्सप्लॉइट किया गया है। तो यह एक 8 स्टेज पाइपलाइन है। तो शिफ्ट ऑपरेशन एक स्टेज का गठन कर रहा है। तो अगर आपको इस तरह का इंस्ट्रक्शन मिला है तो हम कहाँ हैं यदि आपको इस तरह का इंस्ट्रक्शन मिला है जैसे कि x x y लॉजिकली लेफ्ट शिफ्ट बाय 2। तो इस ऑपरेशन को करते समय इस y को 2 से लेफ्ट शिफ्ट कर दिया जाता है। यह एक अलग पाइपलाइन स्टेज द्वारा किया जाता है और यह अडीसन एक अलग पाइपलाइन स्टेज द्वारा किया जाता है। पहले इन दोनों को एक साथ किया जाता है। तो इस तरह से अधिक समय लग रहा था। अब इसे 2 पाइपलाइन स्टेजेस में विभाजित किया गया है। तो ऑपरेशन तेज होगा। तो इस तरह यह इस ऑपरेशन की डिले को कम करने में मदद करता है और इंस्ट्रक्शन और डेटा एक्सेस दोनों को 2 पाइपलाइन स्टेजेस में वितरित किया जाता है। तो फेच भाग तो वह भी 2 स्टेजेस में विभाजित है। तो हमारे पास 6 स्टेजेस थे इसलिए वहां से एक पाइपलाइन हमें शिफ्ट का एक नया स्टेज मिला है। तो यह एक साथ बनाता है। तो इन इंस्ट्रक्शंस और डेटा वे 2 पाइपलाइन स्टेजेस में विभाजित हैं। तो यह एक 7 प्लस 2 9 पाइपलाइन स्टेजेस है और यह एक्सेक्यूशन यूनिट 3 पाइपलाइनों में विभाजित है और वे समवर्ती रूप से काम कर सकते हैं और ऑर्डर से बाहर इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। तो हमें इससे क्या मतलब है हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास ऐसी स्थिति है हमें एक इंस्ट्रक्शन मिला है जैसे कि R1 R1 प्लस R2 और दूसरा इंस्ट्रक्शन R3 R4 R5। अब यदि आप इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं तो यह इंस्ट्रक्शन इस के एक्सेक्यूशन को प्रभावित नहीं करता है। इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो इस तरह से यदि आप किसी हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो मान लीजिए कि यह वह प्रोग्राम है जिसे हमने लिखा है। तो आप इस प्रोग्राम में यह पता लगा सकते हैं कि प्रोग्राम के कई हिस्से वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं या यदि आप यह विशेष रूप से सच है जब आपको एक लूप बॉडी मिली है जैसे कि मैं लूप लिख रहा हूं कि I 1 से 100 के बराबर कुछ स्टेटमेंट यहाँ है। तो यदि आप इस लूप बॉडी का विश्लेषण करते हैं तो आप पा सकते हैं कि कई इंस्ट्रक्शन वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं और उन्हें पैरेलल रूप से किया जा सकता है। तो यदि आपको कई एक्सेक्यूशन उपलब्ध हैं जिनकी आपको आवश्यकता है तो आप यह कर सकते हैं कि आपको कई ALU उपलब्ध हैं तो आप यह सभी ऑपरेशन पैरेलल रूप से कर सकते हैं। हालांकि एक सामान्य इंसान के लिए यह पता लगाना मुश्किल है कि हम इस प्रकार का पैरेललिज्म कहां पा सकते हैं लेकिन यह कंपाइलर द्वारा किया जाता है। तो वे ये पता लगाएंगे कि कौन से बिंदु हैं कौन से इंस्ट्रक्शन हैं जिन्हें पैरेलल रूप से निष्पादित किया जा सकता है। तो वे वास्तव में कई फंक्शनल मॉड्यूल में वितरित किए जाते हैं और उन्हें पैरेलल रूप से किया जाता है। तो इस तरह से हम इस एक्सेक्यूशन को 3 पाइपलाइन स्टेजेस में विभाजित कर सकते हैं और फिर हम इस चीज़ को वहां इंस्ट्रक्शन आउट ऑफ ऑर्डर से बाहर आ सकते हैं। इसका मतलब यह अनिवार्य नहीं है कि प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन 1 इंस्ट्रक्शन 2 से पहले आता है लेकिन वास्तविक एक्सेक्यूशन में इंस्ट्रक्शन 2 इंस्ट्रक्शन 1 से पहले पूरा हो सकता है। तो अगर 2 इंस्ट्रक्शंस के बीच कोई निर्भरता नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए उन्हें आउट ऑफ ऑर्डर भी पूरा किया जा सकता है। तो आगे हम देखेंगे 8 स्टेज पाइपलाइन। यह 8 स्टेज पाइपलाइन है जिसे हमने देखा है जो कि पाइपलाइन चर्चा को पूरा करता है। अगले हम RISC प्रोसेसर के लिए इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पर ध्यान देंगे। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन जो उस आगे के प्रोसेसर में उपलब्ध हैं और रजिस्टर्स भी जो उपलब्ध हैं। तो इस तरह से तो जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि ये ARM एक RISC आर्किटेक्चर है। यह एक विशिष्ट RISC आर्किटेक्चर है जिसमें परफॉरमेंस को और बेहतर बनाने के लिए कई एन्हांसमेंट हैं। तो कौन से RISC फीचर हैं इसके पास हैं
तो जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है कि इंस्ट्रक्शन माप और एक्सेक्यूशन समय के संदर्भ में समान हैं और इस RISC प्रोसेसर में उन्हें बड़ी संख्या में रजिस्टर मिले हैं। इसलिए अगर हम इस ARM प्रोसेसर को देखें तो यहाँ भी हमें बड़ी यूनिफ़ॉर्म रजिस्टर फ़ाइल मिली है। तो यह विशेष शब्द फ़ाइल रजिस्टर फ़ाइल यह रजिस्टर फ़ाइल है। तो आप जानते हैं कि शब्द फ़ाइल का अर्थ है कि यह रिकॉर्ड का एक कलेक्शन है। यह रिकॉर्ड का एक कलेक्शन है। तो यदि आप किसी डेटा स्ट्रक्चर की किताब को देखते हैं तो यह रिकॉर्ड का संग्रह है। लेकिन प्रोसेसरों के मामले में ऐसा ही होता है कि प्रत्येक रजिस्टर को एक रिकॉर्ड माना जा सकता है और हमें इस तरह के रजिस्टरों का संग्रह मिल गया है तो उन्हें अक्सर रजिस्टर फ़ाइल कहा जाता है। तो यह कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक स्टैण्डर्ड टर्मिनोलॉजी है। तो इस रजिस्टर फ़ाइल में इसे 16 जनरल पर्पस रजिस्टर मिले हैं, जबकि 16 ऐसे रजिस्टर, तो यह काफी बड़ा है। तो प्रत्येक रजिस्टर 32 बिट है उन सभी में। फिर यह भाग है कुछ लोड स्टोर आर्किटेक्चर का। तो लोड स्टोर आर्किटेक्चर का मतलब है कि डेटा को प्रोसेस करने वाले इंस्ट्रक्शंस केवल रजिस्टरों पर काम करते हैं जो मेमोरी को एक्सेस करने वाले इंस्ट्रक्शंस से अलग होते हैं। तो यह एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कहें आर्किटेक्चर हमने जो देखा है, तो जैसे 8085 8051 वगैरह कहें, उन्हें एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो क्यों? क्योंकि यदि आप किसी भी ऑपरेशन को करते हैं तो एक ऑपरेंड हमेशा एक विशेष रजिस्टर एक्यूमुलेटर होता है और वह डेस्टिनेशन वह भी विशेष रजिस्टर एक्यूमुलेटर होता है। तो आपके पास हमेशा ADD A, B जैसे इंस्ट्रक्शन हैं, या आप यह कह सकते हैं कि ADD A, H। तो ऐसा ही है, लेकिन यह पहला एक ऑपरेंड हमेशा एक एक्यूमुलेटर है, जो 8051 में हमने यह भी देखा है कि वे एक्यूमुलेटर हैं। तो जब भी आप मेमोरी को एक्सेस कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि वे यह है कि हम एड्रेस का उल्लेख कर सकते हैं और फिर यह ऑपरेशन कर सकता है। और हमें इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन भी मिले हैं जैसे ADD A, M। और हमने कहा है कि 8085 के लिए इस प्रकार इस इंस्ट्रक्शन का अर्थ था A को A प्लस मेमोरी लोकेशन मिलेगा जिसे HL की जोड़ी चाहती थी। तो आप देखते हैं कि आप इस एक्यूमुलेटर को कुछ मेमोरी लोकेशन के साथ भी जोड़ सकते हैं। इसके विपरीत यह लोड स्टोर आर्किटेक्चर जो हमारे पास है, यह लोड स्टोर आर्किटेक्चर बताता है कि हमारे पास इस मेमोरी का उपयोग करने के लिए यह अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार का ADD R1, M नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मेमोरी एक्सेस के लिए संभव नहीं है। हमें विशिष्ट इंस्ट्रक्शन लोड और स्टोर मिल गए हैं। तो लोड और स्टोर, तो ये दो इंस्ट्रक्शन हैं जो लोड इंस्ट्रक्शन द्वारा उपलब्ध हैं। आप कुछ रजिस्टर को कुछ मेमोरी लोकेशन की सामग्री के साथ लोड कर सकते हैं और स्टोर से आप एक रजिस्टर की सामग्री को मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आप इस मेमोरी ऑपरेंड का उपयोग अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में नहीं कर सकते हैं। तो यह संभव है। तो इस प्रकार के आर्किटेक्चर, तो उन्हें लोड स्टोर आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो ऐसा है तो क्या होता है कि अगर मैं एक लोड स्टोर आर्किटेक्चर का पालन कर रहा हूं, तो जब भी मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूं, कहें एडिशन, तो ऑपरेंड को कुछ रजिस्टर होना चाहिए। तो R1, R2, R3 हो सकता है, जिसका मतलब हो सकता है कि R1 को R2 प्लस R3 की सामग्री मिलती है। तो यह अर्थ हो सकता है, लेकिन तो इससे पहले मुझे किसी तरह इस R2 और R3 को उचित मानों से लोड करना होगा यदि मेमोरी से आ रहा है, और इस तरह आपको उसके लिए लोड इंस्ट्रक्शन का उपयोग करना है, या इमीडियेट ऑपरेंड भी मुमकिन है। तो इमीडियेट भाग यहाँ नहीं दिखाया गया है, लेकिन इमीडियेट भी संभव है। तो इस तरह से हम इस आर्किटेक्चर को लोड स्टोर आर्किटेक्चर के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यह ARM प्रोसेसर वे इस लोड स्टोर आर्किटेक्चर का पालन कर रहे हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन केवल रजिस्टरों पर काम करते हैं और जो उन इंस्ट्रक्शन से अलग होते हैं जो मेमोरी एक्सेस करते हैं। फिर एड्रेसिंग मोड सरल है। तो विभिन्न एड्रेसिंग मोड हैं जो विभिन्न प्रोसेसर में उपलब्ध हैं, जैसे रजिस्टर इनडायरेक्ट। तो हमारे पास 8051 और 8085 में हमने उस रजिस्टर इनडायरेक्ट को देखा है। लेकिन अगर आप IIT6
जैसे बाद के प्रोसेसर के संस्करणों को देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें कॉम्प्लेक्स मोड जैसे आधारित एड्रेसिंग है, फिर इंडेक्स्ड एड्रेसिंग, फिर बेस इंडेक्स्ड एड्रेसिंग, पोस्ट इंक्रीमेंट के साथ प्री डिक्रीमेंट जैसी एड्रेसिंग मोड के कई प्रकार हैं। और फिर से वही बात, जब आर्किटेक्चरल डिजाइनरों ने प्रोसेसर की विशेषताओं के बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि यह सब चीजें मददगार होंगी, लेकिन जब प्रोग्राम्स के कंपाइलेशन की बात आती है तो केवल सीमित संख्या में एड्रेसिंग मोड ही वास्तव में कंपाइलर डिजाइनर द्वारा उपयोग किए जाते हैं। तो उन जटिल इंस्ट्रक्शंस और एड्रेसिंग मोड्स का समर्थन करने का कोई मतलब नहीं है। तो RISC आर्किटेक्चर में तो उन्हें सरल बनाया जाता है। तो यह सरल एड्रेसिंग मोड, यूनिफार्म और निश्चित लंबाई इंस्ट्रक्शन फील्ड हैं। तो वे सभी इंस्ट्रक्शंस, उनकी लंबाई लगभग निर्धारित है और उनकी स्ट्रक्चर भी तय की गई है। सभी ARM इंस्ट्रक्शंस 32 बिट लंबे हैं और उनमें से अधिकांश में नियमित 3 ऑपरेंड एन्कोडिंग है। तो सभी इंस्ट्रक्शंस 32 बिट हैं और सभी इंस्ट्रक्शंस 3 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शंस हैं। तो यह ध्यान देने का एक और बिंदु है। तो हम इंस्ट्रक्शंस पा सकते हैं जैसे कि ADD R1, R2, R3। तो इस इंस्ट्रक्शंस में ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और डेस्टिनेशन है। तो और उनके 3 ऑपरेंड वहाँ हैं। दूसरी ओर 8085 या 8051 में तो हमें ADD A B जैसे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं जो कि वे ये हैं। यह पहला सोर्स और डेस्टिनेशन है, दूसरा ऑपरेंड है। तो इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन उन्हें 2 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, उन्हें 2 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। अब यह एक इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन उन्हें 3 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन कहा जाएगा। और आपके पास 0 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं जैसे कि NOP इंस्ट्रक्शन 0 ऑपरेंड, कोई ऑपरेंड नहीं है। तो आपके पास एक ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन हो सकता है जैसे कि पुश कहो। अगर आप पुश इंस्ट्रक्शन में देखते हैं, पुश PSW, तो यह एक सिंगल ऑपरेंड है। तो आपको एक सिंगल ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन मिला है। उस तरह से हमें अलग अलग संख्या में ऑपरेंड्स मिले हैं। लेकिन ARM प्रोसेसर में तो ज्यादातर इंस्ट्रक्शंस वे 3 ऑपरेंड हैं, तो इसमें 3 ऑपरेंड एन्कोडिंग होगा। तो आगे हम कुछ बेहतर सुविधाओं पर ध्यान देंगे। तो वे मूल विशेषताएं हैं जो वहां हैं, लेकिन ARM के लिए भी कई बेहतर विशेषताएं हैं, जैसे प्रत्येक इंस्ट्रक्शन ALU और शिफ्टर को कंट्रोल करता है और इंस्ट्रक्शंस को अधिक शक्तिशाली बनाता है। तो प्रत्येक इंस्ट्रक्शन का अर्थ सामान्य रूप से अरिथमेटिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है। तो वे इस ALU और शिफ्टर मॉड्यूल का उपयोग करेंगे। लेकिन ARM प्रोसेसर के मामले में हम पाएंगे कि यह प्रत्येक इंस्ट्रक्शन इस ALU और शिफ्टर का उपयोग करने में सक्षम होगा, जिस तरह से इंस्ट्रक्शन थोड़ा जटिल बन सकते हैं। तो यह RISC आर्किटेक्चर से एक डायवर्सन है जहां इंस्ट्रक्शंस को सरल माना जाता है। लेकिन अब हम थोड़ा जटिल इंस्ट्रक्शंस की ओर जा रहे हैं। तो यह ARM प्रोसेसर इस RISC और CISC आर्किटेक्चर फीचर्स का मिश्रण है। तो हम देखेंगे। फिर ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड का समर्थन किया जाता है। तो ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड का मतलब है कि आपको मिल गया है, तो मैं कह सकता हूं ADD R1, R2, R3 और फिर हम कह सकते हैं कि ये R1 प्लस इस तरह की चीज है। तो इसका मतलब यह होगा कि R1 मूल्य को जोड़ा जाएगा, तो R3 हो जाएगा R1 प्लस R2। उसके बाद R1 इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यह एक और काम है। तो यह बहुत उपयोगी है, विशेष रूप से जब भी आप किसी ऐरे को एक्सेस करने के लिए कोड लिख रहे हों। तो ऐरे को आमतौर पर इस तरह एक मेमोरी में संग्रहीत किया जाता है। तो वहाँ प्रारंभिक एड्रेस है। मान लीजिए कि स्मृति मेमोरी के इस क्षेत्र में ऐरे संग्रहीत है। तो शुरू में आप अपने इंडेक्सिंग को पहले स्थान पर सेट करते हैं। फिर यह एक एक्सेस करने के बाद आप चाहते हैं कि इंडेक्स स्वचालित रूप से बढ़ जाए। तो यदि आप स्वचालित रूप से करते हैं तो हमें इस इंडेक्स भाग को लागू करने के लिए एक और इंस्ट्रक्शन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि इस प्रोसेसर डिजाइनरों के लिए यह ऑटो इंक्रीमेंट एक बहुत ही उपयोगी मोड है।
तो यह हालांकि यह एक RISC विशेषता नहीं है क्योंकि अब हम एड्रेसिंग मोड को जटिल बना रहे हैं, तो यह एक RISC फीचर नहीं है। लेकिन ARM प्रोसेसर में यह ऑटो इंक्रीमेंट की सुविधा होगी। इसी तरह ARM प्रोसेसर के साथ ऑटो डिक्रीमेंट सुविधा भी है। एक और डायवर्जन मल्टीपल लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन है जो लोड स्टोर को एक बार में 16 रजिस्टरों की अनुमति देता है। यदि मल्टीपल लोड स्टोर तो यह फीचर इस प्रकार है, यह मूल रूप से CISC फीचर है। तो यह मल्टीपल लोड स्टोर एक CISC फीचर है। तो यदि आप इंटेल 8086 परिवार के आर्किटेक्चर में देखते हैं तो आप पाएंगे कि एक विशेष इंस्ट्रक्शन है जिसे MOVS B MOVS W MOVS वर्ड कहा जाता है जो मूल रूप से MOVS है। तो यह क्या करता है कि अगर आपको लगता है कि यह मेरी मेमोरी है और वहां मुझे कुछ सोर्स में डेटा का कुछ हिस्सा मिला है, तो यह सोर्स है, यह सोर्स स्थान सोर्स चंक है और वहां से मैं उस चंक को स्थानांतरित करना चाहता हूं, इसमें मैं इसे डेस्टिनेशन पर कॉपी करना चाहता हूं, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस A को इंगित करने के लिए सोर्स इंडेक्स रजिस्टर सेट कर सकते हैं और डेस्टिनेशन को इंगित करने के लिए डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स के लिए विशेष रजिस्टर SI और DI है और आपके पास दूसरे रजिस्टर CX हो सकते हैं। आप कितने बाइट्स स्थानांतरित करना चाहते हैं और फिर यह SI रजिस्टर सेट करने के बाद जैसे MOV SI, सोर्स एड्रेस, MOV DI, डेस्टिनेशन एड्रेस, MOV CX, काउंट, तो आप केवल MOVS B कह सकते हैं इस मूवमेंट को करने के लिए। अब यह एक बहुत ही उपयोगी इंस्ट्रक्शन है जो आप देखते हैं। तो यह इस मामले में है कि क्या हुआ है कि यह बॉक्स या ये ब्लॉक हैं वे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो मैं पहले स्थान में कॉपी कर सकता हूं और तब तक जारी रख सकता हूं जब तक कि CX नंबर बाइट कॉपी नहीं किया जाता। लेकिन उस स्थिति पर विचार करें जहां मेमोरी में मेरा सोर्स ब्लॉक यहां कहीं कहा गया है, तो यह मेरा सोर्स ब्लॉक है और मेरी डेस्टिनेशन यह मेरा डेस्टिनेशन ब्लॉक कुछ इस तरह है, यह डॉटेड भाग डेस्टिनेशन है। अब आप देखते हैं कि कॉपी करते समय मुझे शुरुआत से कॉपी नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर मैं शुरुआत से कॉपी करता हूं तो यह सामग्री खो जाएगी, तो मुझे लास्ट लोकेशन से कॉपी करना चाहिए। तो मुझे इसे इस तरह से करना चाहिए, मुझे इसे इस तरह से करना चाहिए, या यदि ओवरलैपिंग दूसरे तरीके से है तो यह सोर्स है और यह अपनी डेस्टिनेशन है, यही डेस्टिनेशन है, फिर मुझे दूसरे तरीके से ऐसा करना चाहिए, मुझे शुरुआत से ही कॉपी करना शुरू कर देना चाहिए और इस तरह से करना चाहिए। तो प्रोसेसर द्वारा इन सभी का ध्यान रखा जाता है और एक्सेक्यूशन के लिए कितने साइकिल लगेंगे यह काउंट वैल्यू पर निर्भर करता है। तो यह ब्लॉक मूल्य है, उस ब्लॉक में कितने बिट्स हैं तो यह उस पर निर्भर होगा। तो यह एक प्योर CISC विशेषता है क्योंकि पूरा ऑपरेशन बहुत जटिल है, लेकिन साथ ही यह एक बहुत ही उपयोगी विशेषता है क्योंकि प्रोग्राम में कई बार ऐसा होता है तो एक मेमोरी चंक की सामग्री को दूसरे से स्थानांतरित करना चाहेंगे, इस प्रकार के ऑपरेशन के लिए बहुत बार आवश्यकता होगी। तो इस ARM डिजाइनरों द्वारा इस पर ध्यान दिया गया है और उन्होंने इस मल्टीपल लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन को वापस लाया है, लेकिन उसी रूप में नहीं जैसा कि हमारे पास है, जैसा कि हम प्रोसेसर के इंटेल परिवार में कह रहे हैं, लेकिन यह इसमें एक अलग तरीका है। लेकिन हमारे पास यह मल्टीपल लोड स्टोर हो सकते हैं। फिर अगली महत्वपूर्ण बात जो हमारे पास है वह इंस्ट्रक्शन का कंडीशनल एक्सेक्यूशन है, इसलिए इंस्ट्रक्शंस को कंडीशनली एक्सेक्यूट किया जाएगा। तो हर इंस्ट्रक्शन से पहले एक 4 बिट कंडीशन कोड होता है और यदि वह कंडीशन कोड संतुष्ट होता है तो केवल इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूट किया जाएगा, अन्यथा इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूट नहीं किया जाएगा और इसके पास छोटी ब्रांचेस और इस प्रकार पाइपलाइन स्टॉल को एलिमिनेट करने का लाभ है। तो हम देखेंगे कि यह कैसे होता है। तो मान लें कि हमारे पास एक इफ देन स्टेटमेंट है कुछ हाई लेवल लैंग्वेज जैसे, तो यदि R1 R2 से बेहतर है तो R3 को R4
R4 प्लस R5 मिलता है और अन्यथा R3 को R4 माइनस R5 मिलता है। मान लें कि कुछ हाई लेवल लैंग्वेज में हमें इस प्रकार का कोड मिल गया है। अब यदि आप उन आर्किटेक्चर पर विचार करते हैं जिनसे हम परिचित हैं, तो 8085 या 8051 तक, तो रूपांतरण मशीन कोड ट्रांसलेशन होगा कुछ इस तरह होगा: कंपाइलर R1 R2 जब जंप ऑन लेस और इक्वल टू L1 के बराबर, और फिर यह यहाँ होगा मैं वह अडीसन करूँगा ADD R3 R4 R5 का अर्थ यह है कि R3 को R4 और R5 का अडीसन मिलता है। फिर वहाँ एक जंप होनी चाहिए, इसके लिए इस जंप के लिए जंप होना चाहिए ताकि अगले इंस्ट्रक्शंस को छोड़ सके। यह जंप टू L2 होनी चाहिए और फिर यहाँ मुझे यह लेवल L1 होना चाहिए और वहाँ मुझे ऑपरेशन सब्सट्रैक्ट R3 R4 R5 और यह मेरा लेवल L2 है। तो यह कोड है। अब आप इस कोड को एक पाइपलाइन फैशन में एक्सेक्यूट करने के बारे में सोचते हैं। भले ही मेरे पास एक फेच डिकोड एक्सेक्यूट पाइपलाइन हो, फेच डिकोड एक्सेक्यूट पाइपलाइन हो जिसमें मैं इसे एक्सेक्यूट कर रहा हूं। जब यह इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूट होता है तो यह इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूट किया जा रहा है, तो अगला इंस्ट्रक्शन फेच किया जाएगा। लेकिन आप यह देखते हैं कि जब तक इन इंस्ट्रक्शंस का एक्सेक्यूशन नहीं हो जाता, तब तक मुझे नहीं पता है कि अगला इंस्ट्रक्शन यह है या अगला इंस्ट्रक्शन यह है। तो मैं वास्तव में फेच नहीं कर सकता ताकि पाइपलाइन को JLE L1 इंस्ट्रक्शन के एक्सेक्यूट तक इंतजार करना पड़े और उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि डेस्टिनेशन क्या है और फिर केवल फेच ऑपरेशन जारी रह सकता है। तो यहाँ अनकंडीशनल जंप के लिए एक पाइपलाइन स्टाल है, जैसे कि यहाँ कोई समस्या नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इसके बाद भी अगर यह जंप L2 इंस्ट्रक्शन तो इस एक को एक्सेक्यूट करने के बाद तो जंप L2 तो इस एड्रेस में फेच करेगा। लेकिन वैसे भी अभी भी आपके पास उस इंटेलिजेंस को रखने की आवश्यकता है, वह डिकोड स्टेज जब यह इंस्ट्रक्शन वास्तव में जब यह इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूट स्टेज में है तो यह जंप L1 इंस्ट्रक्शन डिकोड स्टेज में है। तो उस स्थिति में उस बिंदु पर मुझे नहीं पता है कि अगला इंस्ट्रक्शन क्या है फेच करने के लिए, तो अगला इंस्ट्रक्शन फेच स्टेज में होना चाहिए। इसलिए यदि इस इंस्ट्रक्शन को नंबरिंग करते हैं 1 2 और 3 है, तो जब यह इंस्ट्रक्शन 1 एक्सेक्यूशन स्टेज में है तो इंस्ट्रक्शन 2 डिकोड स्टेज में है और इंस्ट्रक्शन 3 फेच स्टेज में होना चाहिए। लेकिन इस बिंदु पर मुझे नहीं पता है कि अगला क्या इंस्ट्रक्शन है। तो यदि यह इंस्ट्रक्शन अर्थ केवल तभी स्पष्ट होगा जब हम एक्सेक्यूट स्टेज में आते हैं। तो जब तक कि यह इंस्ट्रक्शन 2 एक्सेक्यूट फेज में नहीं आता है, मुझे नहीं पता है कि अगला इंस्ट्रक्शन क्या है। तो इस तरह से एक प्रॉब्लम है। तो जब भी आपको ब्रांच इंस्ट्रक्शन मिले हैं तो यह मुश्किल पैदा करता है क्योंकि हमें यह पाइपलाइन मिल गई है और बीच में स्टाल होगा। अब यह आम लोगों ने क्या किया है कि वे इसे इस तरह से करते हैं। तो आपको यह कंपेयर इंस्ट्रक्शन मिला है, तो कंपेयर R1 R2 तो यह वहाँ है। फिर उसके बाद यह इस तरह से इस इंस्ट्रक्शन को डाल देगा, तो इसे GTADD R3 R4 R5 कहा जाता है और हमारे पास इसके बाद LESUB R3 R4 R5 डाल दिया जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि तो पहले इसकी कंपेयर की जाती है, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन जब अगला यह एक्सेक्यूट फेज में जाएगा तो यह जांच करेगा कि ग्रेटर दैन फ्लैग सेट किया गया है या नहीं। यदि ग्रेटर दैन फ्लैग सेट किया गया है तो केवल यह एडिशन किया जाएगा, अन्यथा यह NOP के समान है, नो ऑपरेशन। फिर अगला इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूशन में आ जाएगा और यह कंडीशन पर निर्भर करता है कि यदि लेस और इक्वल कंडीशन सत्य है तो केवल यह सब्सट्रैक्शन होगा। तो आप देखते हैं कि अब आपको पाइपलाइन को स्टाल नहीं करना पड़ेगा। तो आप यह जानकर इंस्ट्रक्शंस को एक्सेक्यूट कर सकते हैं कि यह प्रीफिक्स भाग जो हमारे पास यह कंडीशन कोड है जिसे हम निर्देश के सामने रख रहे हैं,
ताकि इस प्रकार के प्रॉब्लम्स का ध्यान रखा जा सके। तो यह पाइपलाइन स्टॉल इस कंडीशन एक्सेक्यूशन के मामले में बहुत कम होगा। कंडीशन एक्सेक्यूशन की उपलब्धता के साथ यह पाइपलाइन स्टॉल कम होगा। तो यह वह बात है जो हमारे पास इस स्लाइड में अंतिम बिंदु है। यह है कि यह अरिथमेटिक ऑपरेशन हो भी सकता है और नहीं भी कि स्टेटस बिट को प्रभावित कर सकता है। तो आम तौर पर हमने देखा है कि अन्य प्रोसेसरों में अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है जो वे स्टेटस बिट्स को प्रभावित करते हैं, तो कि कैरी ओवरफ्लो PSW बिट्स अफेक्टेड हैं। लेकिन यहाँ हमें ADD इंस्ट्रक्शन जैसे हर इंस्ट्रक्शन के 2 वेरिएंट मिल गए हैं। इसे 2 वेरिएंट मिल गए हैं जैसा कि हम बाद में देखेंगे। एक ऐड है जो स्टेटस फ्लैग को प्रभावित कर रहा है और साथ ही एक और वेरिएंट ADDS है जो यह ADD इंस्ट्रक्शन स्टेटस फ्लैग को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन ADDS इंस्ट्रक्शन तो यह स्टेटस फ्लैग को प्रभावित करेगा और यह उपयोगी है क्योंकि जल्द ही हमें कंडीशनल ब्रांचिंग प्राप्त की है। तो मुश्किल हो सकती है क्योंकि आप कह सकते हैं कि कंडीशनल ब्रांचिंग। तो इसके साथ ही हम सिर्फ यदि आप पिछले इंस्ट्रक्शंस में देखते हैं तो कंपेयर R1 R2 फिर GTADD R3 R4 R5। अब यदि इस इंस्ट्रक्शन को स्टेटस फ्लैग को प्रभावित करने की अनुमति दी गई है, तो जब मैं LESUB R3 R4 R5 की तरह लिख रहा हूं तो मुझे जो चाहिए वह यह फ्लैग है जिसे मैं जांचना चाहता हूं। यह इस कंपैरिजन का प्रभाव होना चाहिए ना कि अड्डीशन का। तो अन्य प्रोसेसर में आप जानते हैं कि जब भी कुछ अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन किया जाता है तो स्टेटस फ्लैग सेट किए जाएंगे। तो इस GTADD इंस्ट्रक्शन के परिणामस्वरूप तो यह इस स्टेटस फ्लैग को भी सेट करेगा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि GTADD इंस्ट्रक्शन द्वारा स्टेटस फ्लैग सेट किया जाए। तो यह ऐड इंस्ट्रक्शन के 2 प्रकार डालकर सुनिश्चित किया जाता है। तो हमें मिल गया है कि हम देखेंगे कि एक ADD और ADDS है। तो यदि आप ADDS कहते हैं तो स्टेटस फ्लैग प्रभावित होंगे, यदि आप ADDS नहीं कहते हैं तो स्टेटस फ्लैग प्रभावित नहीं होंगे। तो हमारे पास 2 संस्करण ADD और ADDS। तो इस तरह से हम कई उन्नत सुविधाओं की विभिन्न विशेषताओं को शामिल कर सकते हैं जिन्हें ARM प्रोसेसर में शामिल किया गया है।